हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक वेदांत से चैप्टर नंबर 3 अतीत में दबे पाँव। इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अतीत का मतलब क्या होता है और दबे पाँव का मतलब क्या होता है। यानी कि अतीत में दबे पाँव का मीनिंग क्या होता है। अतीत मीन्स गुजरा हुआ यानी कि पास्ट, और दबे पाँव मीन्स होता है चुपचाप या फिर किसी भी चीज़ का छुपा होना, यानी कि जिस चीज़ का शुरुआत हुआ था उसका छुप जाना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जाती है। सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है, ये सबसे बड़ी नदी है और सिंधु नदी के किनारे जो सबसे पहले सभ्यता बसी थी उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप ये जानते होंगे कि जितनी भी सारी सभ्यताएं बसी थी वो नदियों के किनारे ही बसी थी। क्यों नदियों के किनारे बसी थी? क्योंकि वहाँ के जो मैदान हुआ करते थे वो उपजाऊ हुआ करते थे और जो भी सभ्यता बसी थी, जो भी बस्ती नगर बसी थी, वो उपजाऊ ज़मीन पर ही बसी थी ताकि वो अपने लिए पेड़ पौधे उगा सके, फसल उगा सके और नदी से उन्हें पानी मिल सके और नदी से मछली मिल सके। और इस तरह से हर नदी के किनारे एक सभ्यता बसी है। तो जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? सिंधु नदी के किनारे बसी है, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य केंद्र थे। पहला है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शहर के। पहले का नाम है मोहनजोदड़ो और दूसरा क्या है? हड़प्पा। इस चैप्टर में हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में भी पढ़ेंगे। इसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। आई होप मैंने आपको सिंधु नदी के किनारे बसे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के दो मेन शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये प्राचीन भारत के ही नहीं, पुराने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित शहर क्यों? क्योंकि इस शहर को एक प्लानिंग के जरिए ही बसाया गया था। एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस शहर को बसाया गया था। वो सारी सुविधाएं इस शहर में मौजूद है जो कि आज के ज़माने में हम एक महानगर में सारी सुविधाओं को ढूंढते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता बसी यानी सिंधु नदी के किनारे जब सिंधु घाटी सभ्यता बसी, इसके बाद इसमें डेवलपमेंट होने लगा और सिंधु घाटी सभ्यता के बसने के बाद ये दो शहर परिपक्व दौर के शहर हैं, यानी कि इसमें हर एक सुविधा उपलब्ध थी और एक प्लानिंग के तहत इस शहर को बसाया गया था, इस नगर को बनाया गया था। खुदाई में और शहर भी मिले हैं लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई थी और बहुत सारे शहर भी मिले हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो शहर है वो ताम्रकाल के शहरों में, ताम्रकाल मीन्स वो ज़माना जब तांबे का आविष्कार हुआ था उसे ताम्रकाल कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जो मोहनजोदड़ो शहर है वो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है, यानी कि जिस वक्त तांबे की खोज हुई थी उस वक्त जितने भी शहर थे उन शहरों में सबसे बड़ा कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो शहर था। वह सबसे उत्कृष्ट भी है और मोहनजोदड़ो सबसे एक्सीलेंट भी है, सभी शहरों से सबसे एक्सीलेंट है।
व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। यहाँ लिखा है कि जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो यहाँ पर अच्छी तरह से खुदाई हुई, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं हुई या फिर किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं हुई। जब यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इमारतें मिली, सड़कें मिली। किस तरह से मिली? क्योंकि वो ये जितनी भी सारी इमारतें थी, सड़कें थी, वो मिट्टी के अंदर दब चुकी थीं। और जब इन्हें खुदाई की गई और खुदाई के दौरान इमारतें मिली, सड़कें मिली, धातु पत्थर की मूर्तियाँ मिली, यानी कि जो धातु होते, मेटल होते, पत्थर होते, उनकी मूर्तियाँ भी मिली। चाक पर बनी चित्रित भांडे मिले। चाक मीन्स जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो किस पर बनाता है? चाक पर बनाता है। तो चाक पर बने हुए जो बर्तन थे वो मिले, लेकिन उनके ऊपर पिक्चर बने हुए थे। साथ ही यहाँ पर मुहरें भी मिली, साजो सामान मिले, यानी सजाने वाले सामान भी मिले और साथ ही खिलौने भी मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ और जब इन चीज़ों की खोज हुई, इन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उस वक्त की सभ्यता कैसी थी, उस वक्त कैसे लोग रहा करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके बारे में जानना पॉसिबल हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। हालांकि मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो किसी तरह की रुकावट नहीं हुई थी, लेकिन हड़प्पा में जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेल लाइन बिछाने की वजह से ही हड़प्पा के ज़्यादातर जो सबूत थे वो विकास की भेंट चढ़ गए, यानी कि जितने भी सारे वहाँ के ज़्यादातर जो सबूत थे वो मिट गए। आगे लिखा है, मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वो घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। केंद्र मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी स्टेट में रहते हैं, मैं किसी और स्टेट में रहती हूँ, आप किसी और स्टेट में रहते होंगे, उसकी अपनी एक राजधानी होगी। तो ये राजधानी क्या होती है? केंद्र होती है, उस स्टेट की केंद्र होती है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो मोहनजोदड़ो है उसके बारे में ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो अपने दौर में, यानी अपने समय में, वो घाटी की सभ्यता की का, यानी कौन सी घाटी की सभ्यता का? सिंधु घाटी की सभ्यता का। चूँकि सिंधु नदी के किनारे ये बसी हुई थी, इसीलिए इसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी रही होगी। माना जाता है वह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। ये माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो शहर है वो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। ये भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ की आबादी टोटल कोई 85,000 होगी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। यहाँ लिखा है कि आज से 5,000 साल पहले, यानी कि अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस के जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से भी पहले की बात है ये। तो आज से करीब 5,000 साल पहले ये शहर बसा हुआ था और आज हम जिस महानगर की बात करते हैं, प्रेजेंट में हम जिस महानगर की बात करते हैं, आज हमारे पास जो भी महानगर है, आज के महानगर की परिभाषा को भी वो लांघता होगा। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इतना डेवलप्ड कंट्री था। 5,000 साल पहले आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त बहुत सारे लोग जंगलों में रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे, उस वक्त एक पूरा का पूरा ऐसा शहर बसा हुआ था जो कि पूरी प्लानिंग के तहत बहुत ही नियोजित तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से बसाई गई थी। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं और नक्शे के अकॉर्डिंग ही हम घर को तैयार करते हैं। उस समय जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर बसाई गई थी, नगर बसाई गई थी, वो भी एक नक्शे के जैसी थी। यानी कि वहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से सड़क निकली हुई थी, नालियों का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था
उस वक्त सीढ़ी हर घर में पाई जाती थी, घर भी बहुत अच्छे और पक्के हुआ करते थे, हर चीज़ अच्छी तरह से बनाई गई थी। और इसीलिए यहाँ लिखा है कि 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो शहर थी। और आज की अगर महानगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो आज के महानगर को भी पीछे करता होगा, यानी आज की महानगर भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के सामने कुछ भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। आज के महानगर को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्यों पीछे कर रहा होगा? क्योंकि उस वक्त ये सोचना, इतना समझदारी से शहर को बसाना शायद ही कोई पॉसिबल का काम होगा। यानी कि उस वक्त के लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे, इतने ज़्यादा समझदार थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शहर को बसाया था। और आज हम इतने आज के ज़माने में महानगर जो है वो हमारे हिसाब से डेवलप्ड है, लेकिन उस समय इतना पुराना होने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से शहर और नगर को बसाना अपने आप में विशेषता है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी। सिंधु घाटी किसकी संस्कृति थी? मैदान की संस्कृति थी, क्योंकि सिंधु घाटी मैदान में ही बसी थी। क्यों मैदान में बसी थी? क्योंकि जो सिंधु नदी थी, कोई भी नदी होती है, किसी भी तरह की रिवर होती है, उसके पास की जो ज़मीन होती है वो समतल होती है। और हमेशा कोई भी सभ्यता बसी नदी के किनारे बसी, मैदानों में बसी। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, यानी कि ये मैदान में बसी थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। लेकिन मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीला क्या होता है? मैदान से ऊपर उठी हुई एक तरह की मैदान से ऊंची उठी हुई एक तरह की जगह होती है, जिसे टीला कहा जाता है। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे और ये टीले नेचुरल नहीं थे, प्राकृतिक नहीं थे, इसे इंसानों ने बनाया था। क्यों बनाया था ये हम आगे पढ़ेंगे। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। चूँकि सिंधु नदी के किनारे ये घाटी बसी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, और उसके दो मुख्य केंद्र थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों के ऊपर बसा हुआ एक शहर था और इसे लोगों ने बसाया था। इमेजिन कीजिए कि इतने ज़्यादा बड़े शहर को इंसानों ने एक टीले पर बसाया था। और इंसानों ने टीला किस तरह से बनाया था? कच्चे और पक्के ईंटों से धरती की सतह को उन्होंने ऊंचा उठाया था, और ऊंचा उठाने के बाद ही उसमें मोहनजोदड़ो नगर बसाया गया था। कितना डेवलप्ड उन लोगों का माइंड होगा, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने प्लानिंग के तहत उन्होंने शहर को बसाया है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? ताकि सिंधु नदी का अगर पानी बरसात में अगर भर जाता है सिंधु नदी और पानी अगर उनके मैदानी इलाकों तक आए, तो अगर मोहनजोदड़ो टीले के ऊपर बसा रहेगा तो पानी मोहनजोदड़ो शहर में इंटर नहीं करेगा, और सिंधु नदी का पानी बाहर अगर पसर भी जाएगा तो जो मोहनजोदड़ो शहर है वो उस पानी से बच सकेगा। क्यों बच सकेगा? क्योंकि वो तो टीले के ऊपर बसा हुआ है। और टीला किसने बनाया है? टीला इंसानों ने बनाया है, कच्चे और पक्के ईंटों का इस्तेमाल करते हुए। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की एक खासियत है कि आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में, आदिम शहर इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे इंसानों ने ही बनाया है। और उस वक्त के इंसान इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, इतने तेज़ दिमाग के थे, इतने ज़्यादा उनकी नॉलेज थी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शहर को बसाया था, इसीलिए इसे कहा गया आदिम शहर। यहाँ लिखा है कि मोहनजोदड़ो की ये खासियत है कि इस आदिम शहर की, यानी कि मोहनजोदड़ो शहर की सड़कों में अगर आप चलेंगे, गलियों में आप चलेंगे, तो आज भी आप घूम फिर सकते हैं। कैसे? जब आप यहाँ जाएंगे तो इसके अवशेष बचे हैं, यानी कि इस शहर के अवशेष बचे हैं, खंडहर बचे हैं, और जो भी यहाँ पर
इमारतें हैं उनके बीच में जो सड़कें बनाई गई हैं, उनके बीच में जो गलियां बनाई गई हैं, उनमें आज भी आप घूम फिर सकते हैं। एक इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पर घूम कर कि यहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी होगी, यहाँ पर लोग किस तरह से चलते होंगे, किस सड़क से किस सड़क पर निकलते होंगे। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। यहाँ लिखा है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान, यानी कि जब यहाँ पर खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें मिलें, तो वो चीज़ें वहाँ थोड़ी ना रखेंगे। सरकार ने उन्हीं सारी चीज़ों को कहाँ पर रखा? अजायब घरों में। अजायब घर मीन्स म्यूज़ियम में, ताकि लोग उन सामानों को देखें और समझ सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसी हुई थी वहाँ के लोग कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे और कितने ज़्यादा उनकी दिमाग तेज़ थी और कितनी ज़्यादा वो नॉलेजेबल थे। तो जितने भी सारे सामान मिले उन्हें अजायब घरों में यानी कि म्यूज़ियम में रख दिया गया। भले ही म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें म्यूज़ियम की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है, लेकिन जो इमारतें हैं, जो भवन है, वो कहाँ है? उसी जगह पर है। आप इसके किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडहर क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप यहाँ की किसी भी दीवार पर पीठ टिका सकते हैं और पीठ टिकाकर आप रेस्ट कर सकते हैं। भले ही वो इमारत खंडहर क्यों ना हो, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। किसी भी घर की देहरी पर यानी किसी भी घर की दहलीज पर जब आप पाँव रखेंगे तो आप सहसा सहम सकते हैं। आप एक अलग ही दुनिया में आप फिर सोचने लगेंगे कि आज हम इस तरह से इस खंडहर को देख रहे हैं। एक ज़माने में कभी ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर लोग रहते होंगे, लोग कमरे में रहते होंगे, फिर सड़क पर आते होंगे, फिर उसके बाद अपने डेली काम करते होंगे और अपनी ज़िंदगी को जीते होंगे। जब आप रसोई की खिड़की पर खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि इस रसोई में कभी एक समय में खाना बन रहा होगा और आपको एक महसूस होगा, एक अलग सी रसोई की खुशबू भी आपको महसूस होगी। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। जब आप म्यूज़ियम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी होती हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब आप मोहनजोदड़ो की सड़कों पर चलेंगे तो हालांकि सड़क सुनसान है, लेकिन फिर भी आप एक अलग दुनिया में आप ये इमेजिन कर पाएंगे कि किसी समय में यहाँ पर बैलगाड़ी चलती होगी और बैलगाड़ी के पैरों में या गले में घंटियाँ लगी होंगी और बैलगाड़ी जब चलती होगी तो उसकी आवाज़ भी होगी। तो उस आवाज़ को, उस घंटी की आवाज़ को आप क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप उन आवाज़ों को सुन रहे हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। यानी कि जब आप म्यूज़ियम जाएंगे, तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर ये दिखाया गया होगा कि बैलगाड़ी इस तरह से हुआ करती थी, लोग बैलगाड़ी में इस तरह से जाते थे। तो जब आप मोहनजोदड़ो की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको वही तस्वीर आपके दिमाग में रहेगी और आप सोचने लगेंगे कि यहाँ पर किस तरह से बैलगाड़ी जाती होगी और उसकी आवाज़ भी आप महसूस कर पाएंगे। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेखक कहते हैं कि सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ, यानी कि अब जितने भी घर हैं वो खंडहर हो चुके हैं, लेकिन घरों के आंगन में टूटी फूटी सीढ़ियाँ अभी भी हैं। भले ही ये सीढ़ियाँ आपको छत तक नहीं ले जाती हैं क्योंकि बीच से ही ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और वे आधी अधूरी ही हैं। इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, यानी कि सीढ़ी टूट चुकी है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। लेखक कहते हैं लेकिन जब आप घरों की सीढ़ियों के जो पायदान होते हैं जिसमें पैर रखकर हम छत के ऊपर जाते हैं,
उन पायदानों पर जब आप खड़े होंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप दुनिया की छत पर हैं। क्यों दुनिया की छत पर हैं? क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो शहर किस पर बनी हुई थी? टीले पर बनी हुई थी। और चूँकि ये ऊंचाई पर बनी हुई थी तो आप इस जगह के जो भी घर में आप जाएंगे, यानी कि खंडहर बने घर पर जाएंगे और उसके आंगन की बनी हुई सीढ़ी के पायदान पर आप चढ़ेंगे तो आपको नीचे बहुत दूर तक इलाके नज़र आएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब आप इन टूटी फूटी और सीढ़ी के पायदान पर जब आप खड़े होंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप दुनिया की छत पर हैं, यानी वहाँ से आपको चारों तरफ नज़र आएगा। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वहाँ से आप इतिहास को नहीं झांक रहे हैं बल्कि उसके पार झांक रहे हैं, यानी उसके और अतीत में आप सोच रहे हैं, उसके बारे में, उसके इमेजिन कर रहे हैं उस वक्त के बारे में। इंसान जब किसी पुरानी जगह जाता है तो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है और उस वक्त के दौर के बारे में अपने माइंड में इमेजिन करने लगता है, सोचने लगता है। इसलिए लेखक यहाँ लिखते हैं कि जब आप वहाँ सीढ़ी पर चढ़ेंगे, सीढ़ी के पायदान पर चढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप कहाँ हैं? दुनिया की छत पर हैं और दुनिया की छत से ही आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं और आप वहाँ से इतिहास को नहीं बल्कि उसके पार झांक रहे हैं, यानी कि आप और डीपली उसके बारे में सोच रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ी लंबी है और इसे लाइन बाय लाइन भी समझाना होता है, इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।